गुड मॉर्निंग। आज हम सभी आपके हिंदी के क्लास में अध्याय 6 काश मैं मोटरसाइकिल होता पढ़ेंगे। काश मैं मोटरसाइकिल होता, यह रचना श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित है। श्रीलाल शुक्ल, इनका जन्म 31 दिसंबर 1925 को लखनऊ में हुआ था। इन्होंने लगभग 25 पुस्तकों की रचना की। रचनाएं मकान, सूनी घाटी का सूरज, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पुरस्कार: सन 1969 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 2011 को हो गई। श्रीलाल शुक्ल हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक थे। श्रीलाल शुक्ल अपने व्यंग्यात्मक रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। काश मैं मोटरसाइकिल होता, यह रचना भी इनकी एक व्यंग्यात्मक रचना है। इस पाठ में लेखक ने सरकारी कर्मचारियों की कार्यप्रणाली का वर्णन किया है। शुक्ल जी की काश मैं मोटरसाइकिल होता रचना सरकारी कार्यालयों और उनके कर्मचारियों, अधिकारियों की कार्यस्थिति का करारा व्यंग है। इसमें लेखक ने नियम कायदों की आड़ में काम न करने या उसे लटकाए रखने की उनकी प्रवृत्ति, गैर जिम्मेदार आचरण, अमानवीय रवैया, ऊपरी पैसे की ललक सब तार तार कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों की निगाह में आम आदमी का कोई मूल्य नहीं है। मरने का भी तब होता है जब उससे कुछ पैसा प्राप्त किया जा सकता हो। दरअसल जनता की सेवा के लिए नियुक्त ये सरकारी कर्मचारी उससे सिर्फ पैसा कमाने का जरिया भर समझते हैं। चाहे जैसे संभव हो, चाहे जो भी तरीका हो, चाहे सबका अलग अलग भिन्न तरीका हो सकता है, अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन सबका लक्ष्य एक समान होता है। सबका एक ही लक्ष्य होता है, पैसा कमाना। पैसा कमाना इनका मुख्य लक्ष्य रहता है। जैसे एक उदाहरण कह सकते हैं, पुलिस जनता को चोरों, डकैतों, लुटेरों से बचाने के लिए होती है, लेकिन वह खुद जनता को सबसे ज्यादा लूटती खसोटती है। इस प्रकार श्रीलाल शुक्ल जी ने अपनी इस रचना में सरकारी महकमे और उनके कार्यशैली पर करारा व्यंग किया है, जो एक कहानी के माध्यम से है। कहानी कुछ इस प्रकार से है। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और पूछा। जो लेखक है वह कह रहा है कि उसने धीरे धीरे आंखें खोली और पूछा, कहाँ हूँ। मेरे और चमकीले आसमान के बीच में लंबा चौड़ा चेहरा था। उसी ने जवाब दिया, नाली में। जो लेखक था उसके और आसमान के बीच में एक लंबा चौड़ा चेहरा उसे दिखाई दिया, जिसने कहा कि आप नाली में हैं। तब मैंने दूसरा सवाल किया। लेखक ने तब दूसरा सवाल किया, मुझे क्या हुआ है। तुम्हारी मोटरसाइकिल टूट गई है, जवाब मिला। जवाब में उन्हें मिला कि तुम्हारी मोटरसाइकिल टूट गई है। सुनते ही मेरी बेहोशी गायब, मैं पूरी तौर से होश में आ गया। एक तरकी हुई टांग, एक टूटी हुई बाह, सनसनाती खोपड़ी, रुआसी शक्ल, पूरी तौर से होश में आ जाने का शायद यही मतलब था। लेखक को ये सारे अनुभव हो रहे थे। इसका मतलब यह था कि वह पूरी तरह से होश में आ गया था और उसकी बेहोशी खत्म हो चुकी थी, जा चुकी थी। उसने पूछा, मेरे मोटरसाइकिल को क्या हुआ है। शायद तुम्हारा दायां हाथ टूट गया है, भीड़ में से किसी ने कहा। भीड़ में से किसी व्यक्ति ने कहा कि आपका शायद दायां हाथ टूट गया है। वह यह था कि अब तक मुझे जो भूत प्रेत चुड़ैल हवा में तैरते नजर आ रही थी, उन्हीं को लेकर अब यह हमदर्द इंसानों की भीड़ बन गई थी। बेहोशी के कारण जो लेखक को भूत प्रेत और चुड़ैल हवा में तैरती नजर आ रही थी, अब उसे यह हमदर्द इंसानों की भीड़ लग रही थी। उसी में से किसी ने कहा
कि तुम्हारा दायां हाथ टूट गया है। शायद उससे भी कुछ ज़्यादा हुआ था। उसकी एक टांग की हड्डी भी दरक गई थी, कंधे को भी शायद कुछ हुआ था। सिर चकरा रहा था और वह गंदे पानी के एक नाली में था और नाली उसमें थी, यानी वह आधी नाली में और आधी नाली के बाहर पड़ा हुआ था। हमदर्द लोगों ने सहारा देकर नाली से बाहर निकाला। मैं उसी के किनारे कूड़े के ढेर जैसा पसर गया। तब तक दूर किसी मोटर का हॉर्न सुनाई पड़ा। जो लेखक है उसको लोगों ने नाली से बाहर कर दिया और वह कूड़े के ढेर के जैसा पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके अंदर ताकत नहीं थी अभी खड़े होने की। उसे दूर से किसी मोटर गाड़ी की हॉर्न सुनाई पड़ती है। लंबे चौड़े चेहरे ने कहा, वाह, एम्बुलेंस आ गई। अब तक घटना चक्र कुछ कुछ समझ में आ चुका था। हुआ यह था कि मैं आज इस बसंती हवा में अपनी मोटरसाइकिल से इस अजनबी सड़क पर निकला था। जो लेखक था उसकी बेहोशी धीरे धीरे गायब हो रही थी। उसको अब समझ में आ रहा था कि आखिर घटना चक्र क्या था, आखिर उसके साथ हुआ क्या था। उसे याद आ रहा था कि आज बसंती हवा थी, बहुत अच्छी हवा चल रही थी और उसे घूमने का मन हुआ और वह अपनी मोटरसाइकिल लेकर सड़क पर निकल गया। वह जैसे ही सड़क पर निकला, उसकी मोटरसाइकिल को एक ट्रक छूती हुई निकल गई। ट्रक के लिए यह एक मामूली सी घटना थी, लेकिन लेखक और उसके मोटरसाइकिल के लिए यह एक दुर्घटना बन गई। जो भी हो, इस वक्त मेरी मोटरसाइकिल मुझसे 5 गज दूर टूटी फूटी हालत में पड़ी थी। मैं नाली के किनारे ढेर था। हमदर्द भीड़ हमारे चारों ओर थी। किसी ने कहीं से शहर के अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर दिया। ताज्जुब की बात है, महज इतने में एम्बुलेंस भी आ गई। लेखक को आश्चर्य होता है कि उस भीड़ में से किसी ने शहर के अस्पताल के एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया, और उसको इस बात का ताज्जुब होता है क्योंकि एम्बुलेंस सरकारी था और वह इतनी जल्दी आ भी जाता है फ़ोन करते करते, क्योंकि सरकारी काम इतनी जल्दी नहीं होता है। तो जो लेखक है उसको ताज्जुब होता है कि इतनी जल्दी एम्बुलेंस भी आ गई थी। एम्बुलेंस का ड्राइवर बावर्दी, बामुलायजा, होशियार किस्म का आदमी निकला। उसने उस ढेर को गौर से देखा, यानी जो लेखक था, लेखक को उसने गौर से देखा। फिर दूसरे ढेर को भी उसने ही गौर से देखा जो उसकी मोटरसाइकिल थी। फिर वो ड्राइवर था, उसने अपने साथ आए बाबूनुमा आदमी से कुछ विचार विमर्श बातचीत करना शुरू कर दिया। बाबू कोई नक्शा देख रहा था। ड्राइवर भी उस नक्शे पर झुक गया। ऐसा लग रहा था ड्राइवर को सब कुछ समझ में आ रहा हो। फिर सीधा होकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। देखते ही देखते उसने गाड़ी स्टार्ट की। कोई कुछ कहता इसके पहले ही गाड़ी जिधर से आई थी उधर चली गई। लंबे चौड़े चेहरे वाले व्यक्ति ने कुछ मुस्कुराकर मुझे समझाया, घबराओ नहीं भाई, झगड़ा जुरिडिक्शन का है। जो लंबे चौड़े चेहरे वाले व्यक्ति थे, महाशय थे, उन्होंने कहा लेखक से, घबराओ नहीं भाई, क्योंकि यह अधिकार क्षेत्र, जुरिडिक्शन का मामला, अधिकार क्षेत्र का मामला है। जो ड्राइवर है वह कहता है कि तुम जिस नाली में गिरे हो वह प्रतापगढ़ जिले में है और जो एम्बुलेंस है वह इलाहाबाद की है, इसलिए वह वापस चली गई बिना तुम्हें लिए हुए। मैंने कराते हुए कहा, यानी लेखक ने कराते हुए कहा, साहब आप एक बैलगाड़ी का इंतजाम कर दे, उस पर मुझे और मेरी मोटरसाइकिल को लदवा कर प्रतापगढ़ भेज दीजिए, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। वह महाशय बोले, आपको तो प्रतापगढ़ भेज सकता हूँ, पर भाई मोटरसाइकिल आपके साथ कैसे जा सकती है? महाशय ने कहा, आपको तो मैं भेज दूँ, लेकिन मोटरसाइकिल आपके साथ कैसे जाएगी? तो मैंने पूछा, यानी लेखक ने पूछा, क्यों? इसलिए भाई कि तुम जिस नाले में पड़े वह तो प्रतापगढ़ में है, पर मोटरसाइकिल जहाँ पड़ी वह जमीन इलाहाबाद जिले की है। मोटर बीमा वाले इलाहाबाद से आकर इसे ले जाएंगे, इसकी मरम्मत इलाहाबाद में होगी और आपकी प्रतापगढ़ में। उस महाशय ने कहा, क्योंकि यह अधिकार क्षेत्र का मामला है, आप प्रतापगढ़ जिले में गिरे हैं और आपकी मोटरसाइकिल इलाहाबाद जिले में गिरी है, इस वजह से आपको दोनों को साथ भेजा नहीं जा सकता है। आपकी मरम्मत यानी आपकी मरहम पट्टी प्रतापगढ़ जिले में होगी और जो मोटरसाइकिल है उसकी मरम्मत इलाहाबाद जिले में होगी। मैं प्रतापगढ़ भी नहीं जा पाया। लंबे चौड़े वाले आदमी का नाम भारती जी था। भारती जी मुझे अपने घर ले आए। घर नाली के पास ही था, बहुत दूर नहीं था। आप इस वक्त प्रतापगढ़ जाने की हालत में नहीं है, भारती जी ने कहा।
आपका यही इलाज करा दूंगा। आपकी मोटरसाइकिल मैंने इलाहाबाद के बीमा ऑफिसर के हवाले कर दी है। आप यहीं रहकर तंदुरुस्ती और आराम से मोटरसाइकिल का इंतजार कीजिए। भारती जी ने कहा। मैंने पूछा, चाय मिल सकती है? वे अकेले आदमी थे। उन्होंने मुझे रसोई घर का रास्ता दिखा दिया। जो भारती जी हैं, उन्होंने लेखक के चाय मांगने पर उनको किचन का रास्ता दिखा दिया। लेखक कराहता, लुढ़कता, टोलता यानी ढूंढते हुए किचन में जा पहुंचा और अपनी चाय बनाने लगा। तभी ड्राइंग रूम से भारती जी की आवाज़ आती है। वह कहते हैं कि एक प्याला मेरे लिए भी चाय बना लीजिए। प्याले जूठे थे, उन्हें साफ कर लेना। इसके बाद मेरे और भारती जी के रिश्ते साफ हो गए। यानी इसके बाद लेखक और भारती जी साथ साथ रहने लगे। उनके रिश्ते साफ हो गए थे, यानी दोनों मिलकर रहने लगे थे। उन्होंने जर्राह को बुलाकर मेरे जिस्म में कुछ खपच्चियाँ बनवाई। उन्होंने यानी भारती जी ने जर्राह यानी देसी विधि से चीड़ फाड़ कर इलाज करने वाले को बुलाकर जो लेखक है उसके जिस्म में खपच्चियाँ में छोटी छोटी लकड़ियाँ खपच्चियाँ बंधवाई। मैं रोज उनके प्याले साफ करने लगा, चाय बनाने लगा, फिर उनका खाना भी। जो लेखक है रोज प्याले साफ करने लगा था, चाय बनाने लगा था और भारती जी का खाना भी बनाने लगा था। इस तरह भारती जी के सेवा और मोटरसाइकिल का इंतजार करते करते लगभग लेखक को उनके घर 1.5 महीने बीत गए। एक दिन इलाहाबाद का बीमा ऑफिसर मोटरसाइकिल के साथ प्रकट हुआ, यानी मोटरसाइकिल के साथ आया। गाड़ी का कायाकल्प हो चुका था, यानी गाड़ी बिल्कुल बदल चुकी थी। वह नई गाड़ी से भी ज़्यादा नई लगती थी। कायाकल्प का खर्चा बीमा वालों ने ही उठाया था। खर्च में कुछ फर्जी चीज़ें जोड़कर उन्होंने एक अच्छी खासी रकम नकद भी निकाल ली थी। जो बीमा वाले थे उन्होंने मोटरसाइकिल का कायाकल्प करवा दिया था। मोटरसाइकिल जो थी वो एकदम नई लग रही थी, नई से भी नई लग रही थी। और जो उन्होंने खर्च किया था उसमें कुछ फर्जी खर्चे जोड़कर अच्छी खासी नकद रकम भी निकाल दी थी। उसका 2/3 मिस्त्री और बीमा अफसरों में बट चुका था। जो रकम मिली थी नकद रकम, उसमें से 2/3 जो रकम थी वह मिस्त्री और बीमा वालों में बट गई और 1/3 में लेखक और भारती जी के बीच बट गई। मेरे सामने चमचमाती हुई मोटरसाइकिल थी। मुट्ठी में कड़कड़ाते नोटों का एहसास था। उससे मेरे कंधे का दर्द जाता रहा। जो लेखक है उसके सामने उसकी मोटरसाइकिल चमचमाती हुई थी और उसके मुट्ठी में कड़कड़ाते हुए कड़े कड़े नोट थे, जिसकी एहसास से जो उसका कंधे का दर्द था वह जाता रहा और हाथ की हड्डी भी 1 मिनट में ऐसी लग गई जैसे वह जुड़ गई हो। टांग की घिसटन भी, यानी टांग से वो जो घिसट रहा था उसकी घिसटन भी गायब हो गई। भारती जी ने मेरा कंधा थपथपाया। अफसर ने मुझे बधाई दी। बीमा अफसरों ने लेखक को बधाई दी। एक व्याख्यान भी दिया, यानी एक भाषण भी दे डाला। शाबाशी देने के साथ, बधाई देने के साथ जो बीमा अफसर थे उन्होंने लेखक को एक भाषण भी लंबा चौड़ा सा दे दिया। उन्होंने कहा, जब तक मैं इलाहाबाद में हूँ आप प्रतापगढ़ के चक्कर में मत रहिएगा। अगली बार दुर्घटना हो तो आप इलाहाबाद जिले में ही गिरिएगा। प्रतापगढ़ वालों का कोई भरोसा नहीं है। इलाहाबाद में हम सब ठीक कर देंगे। आपकी मोटरसाइकिल के चाहे 100 टुकड़े हो जाए, मैं इसका फिर से कायाकल्प करा दूंगा और आप अपनी फिक्र तो करें ही नहीं। आपकी सारी दिक्कतें जीवन बीमा वाले सुलझा देंगे। आपको हमारी टेरिटरी यानी साम्राज्य में कोई परेशानी नहीं होगा। आपकी सारी दिक्कतें जीवन बीमा वाले सुलझा देंगे। यकीन माने, आपके मर जाने पर हम बीमा वाले आपके घर वालों को माला माल कर देंगे। यानी जो बीमा वाले कर रहे थे उनको लेखक की कुछ नहीं पड़ी थी। अगर उससे लेखक के मरने से उनको फायदा हो रहा था तो वह उससे भी खुश थे। वह कह रहे थे कि आपके मर जाने पर भी आपके घर वालों को हम माला माल कर देंगे। आप इस बात से बेफिक्र रहिए। मैंने कहा कुछ नहीं, सिर्फ सोचा। मुझसे अच्छी किस्मत तो मेरी मोटरसाइकिल की है। जो लेखक है वह सोचने लगा कि
मुझसे अच्छी किस्मत तो मेरी मोटरसाइकिल की है, जो पहले से नई हो भी गई और उसका खर्च भी निकल आया। मतलब कि आज की दुनिया में जो है वह इंसानों का कोई मोल नहीं रह गया है। और सरकारी अफसरों का तो क्या कहिए, सरकारी अफसर आजकल ऐसे हो गए हैं कि उन्हें किसी की मृत्यु या जीवन से कोई मतलब नहीं है, उनको बस केवल अपने पैसे से मतलब है। वह पैसा चाहे किसी प्रकार से भी आए, उस पैसे के लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े, वह हर तरीका अपनाते हैं, चाहे वह तरीका भिन्न भिन्न हो, लेकिन सभी बस एक पैसा कमाने का जरिया भर अपने नौकरी को समझते हैं। इस प्रकार से श्रीलाल शुक्ल ने सरकारी कर्मचारियों की और उनके कार्यशैली पर करारा व्यंग किया है। और हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें ध्यानपूर्वक सड़क पे चलना चाहिए, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। आप सभी इसके अभ्यास प्रश्न को बुक पढ़कर खुद से फिल करने की कोशिश करिएगा। इसके प्रश्नोत्तर को जब दिया जाए आप सभी अपने कॉपी में करिएगा। धन्यवाद।